आज की क्लास में हम संधान कल्पना का अध्ययन करेंगे। संधान शब्द से तात्पर्य है योग, जोड़ना या जमा करना। इस कल्पना में औषध द्रव्य को एक साथ मिला करके उसी अवस्था में एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। इसे संधान कल्पना कहते हैं। अगर इसका इतिहास देखें तो हमें वैदिक काल में भी सोम रस का वर्णन मिलता है, जिसकी निर्माण विधि संतान कल्पना पर ही आधारित है। इसके अलावा रामायण काल में हमको रावण के पान गृह का वर्णन मिलता है, जिसमें अनेक प्रकार की संधान कल्पना, प्रसन्ना, शर्करा, फलासव, पुष्पासव का वर्णन मिलता है। इसके अलावा संहिता काल में भी आपको संधान कल्पना का उदाहरण मिलता है और इसके अनेक युगों का प्रयोग चिकित्सा के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत उनकी निर्माण विधि बताई है। लेकिन इस कल्पना का मुख्य वर्णन अगर हम देखें तो हमें सारंगधर संहिता में मिलता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हमें इसकी परिभाषा सारंगधर संहिता में मिलती है, जिसके अनुसार द्रवेषु चिरकालस्थम द्रव्यम यत् संधितम भवेत् आसव अरिष्ट भेदस्तु प्रोच्यते भैषजो उचितम। अर्थात अगर किसी भी द्रव पदार्थ को लंबे समय तक किसी द्रव्य के साथ संयोग करा करके रख दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात या निश्चित अवधि के पश्चात ये आसव या अरिष्ट में परिवर्तित हो जाता है। इसे संधान कहा जाता है। लेकिन अगर आप सारंगधर की ये परिभाषा देखेंगे तो ये मुख्य रूप से संधान की मध्य कल्पना को डिस्क्राइब करती है। और संधान कल्पना के दो प्रकार होते हैं, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। तो अगर हम परिभाषा प्रबंध की परिभाषा देखें, केवलम द्रव्य द्रव्यम वा भैषजन्नादि संयुतम चिरकाल स्थितम वैद्ये संधानम परिकीर्तितम। केवल द्रव द्रव्य को या फिर उसमें भैषज या अन्न का संयोग करा करके लंबे समय के लिए रख दिया जाए तो इसे संधान कल्पना कहते हैं। तो जो मध्य कल्पना होती है वहाँ हम द्रव द्रव्य के साथ औषध द्रव्य का संयोग कराते हैं, जबकि हम सुप्त कल्पना में द्रव द्रव्य के साथ अन्न का संयोग कराते हैं या अन्न के द्रव का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा प्रबंध की जो परिभाषा है वो संधान कल्पना को दोनों तरह से डिस्क्राइब करती है। अगर संधान कल्पना के प्रयोजन की बात करें कि हम क्यों संधान कल्पना का निर्माण करते हैं, तो इसका सबसे पहला कारण है कि वे ड्रग या वे औषध द्रव्य जिनका सक्रिय तत्व या एक्टिव प्रिंसिपल एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, उन औषध द्रव्यों की हम संधान कल्पना करते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो इनमें मधुर द्रव्य का संयोग होता है, जिसके कारण ये सेवन में सुविधाजनक और रुचिकर होते हैं। बच्चे और बुजुर्ग भी इसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो गुण पाए जाते हैं, इसके कारण ये शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है और पूरे शरीर में शीघ्र फैल जाता है। इसका जो प्रभाव होता है वो भी आशुकारी होता है, शीघ्र हमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बल्य भी होता है। अगर संधान कल्पना के बारे में देखें तो संधान कल्पना का जो प्रोसीजर है या निर्माण विधि है, उसका जो परिणाम होता है, उससे जो औषध द्रव्य बनते हैं, उसके आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, मध्य कल्पना और सुप्त कल्पना। अगर हम संधान क्रिया कर रहे हैं और हमारी निर्मित कल्पना मधुर रस प्रधान और मध्य गुण युक्त होती है तो हम उसे मध्य कल्पना कहते हैं। और अगर हमारा बनने वाला प्रिपरेशन अम्ल रस प्रधान और मध्य रहित होता है तो हम उसे सुप्त कल्पना कहते हैं। या फिर मध्य कल्पना एल्कोहलिक प्रिपरेशन है और सुप्त कल्पना एसिडिक प्रिपरेशन है। फिर से ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मध्य कल्पना है सुरा, सिधु, वारुणी, आसव और अरिष्ट। जबकि सुप्त कल्पना जो होता है सुक्त, तुसाम्बु, सौवीरक, कांजी और सांडिक, जिन्हें हम बाद में देखेंगे। अगर मध्य और सुप्त कल्पना में मुख्य अंतर देखें तो पहला मैंने आपको जैसे बताया कि मध्य कल्पना जो होती है वो मधुर रस प्रधान और मध्य युक्त होती है, जबकि सुप्त कल्पना जो होती है ये अम्ल रस प्रधान और मध्य रहित होती है। मध्य कल्पना का निर्माण अगर हम देखें तो ये 15 दिन से 6 महीना डिपेंड करता है कि हम कौन से औषध द्रव्य का, तो इनको 15 दिन से लेके 6 महीने तक का समय लगता है। जबकि सुप्त कल्पना का अगर हम निर्माण देखें तो ये प्रक्रिया 15 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाती है। अगर मध्य कल्पना देखें तो इसमें जो मुख्य फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ये यीस्ट सेल के द्वारा होता है, जबकि सुप्त कल्पना में ये जो प्रक्रिया है एसिड
बेसिलाई के द्वारा होती है। मद्य कल्पना का जो प्रोसीजर है या फर्मेंटेशन होता है, उसका जो मेन एजेंट होता है या जिसका फर्मेंटेशन होता है वो है स्वीटनिंग एजेंट, यानी इसमें कोई ना कोई हम मधुर द्रव्य ऐड करते हैं। जबकि शुक्त कल्पना में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है। तो मुख्य रूप से अगर आप औषध की बात करें तो मद्य कल्पना ही है जिसका उपयोग हम मुख्य रूप से औषध के रूप में करते हैं। शुक्त कल्पना का प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता है। मद्य कल्पना अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ये मस्तिष्क के संज्ञावाही या ज्ञानवाही केंद्रों पे विशेष रूप से प्रभाव डालती है। अगर इसे अल्प मात्रा में लिया जाए तो ये औषध का काम करती है, और अगर अति मात्रा में लिया जाए तो ये संज्ञाहीन और क्रियाहीन बना देती है। तो मुख्य रूप से हम इसीलिए मद्य कल्पना पे फोकस करेंगे। तो अगर आप मद्य कल्पना की निर्माण विधि आगे देखेंगे तो इसमें कुछ द्रव्य जो होते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा है। तो मद्य कल्पना का अगर हमें निर्माण करना है तो मद्य कल्पना में मुख्य रूप से द्रव द्रव्य पाए जाते हैं, मधुर द्रव्य पाए जाते हैं, प्रक्षेप द्रव्य पाए जाते हैं और संधान द्रव्य पाए जाते हैं। तो द्रव द्रव्य जो होता है या तो क्वाथ होगा या स्वरस होगा, मधुर द्रव्य या तो गुड़ होगा या शक्कर होगा या द्राक्षा, प्रक्षेप द्रव्य के रूप में शहद या औषध द्रव्यों का यवकूट डलता है, और संधान द्रव्य के रूप में मुख्य रूप से धातकी पुष्प और मधुक पुष्प का उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी सारंगधर ने बताया है कि वो कल्पनाएं जहाँ इन द्रव्यों का वर्णन ना किया गया हो कि कितनी मात्रा में ग्रहण करना है, अनुक्त मान, तो उन्होंने बताया है अनुक्त मान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे तुलाम गुणाम क्षौद्रम छिपेद गुड़ अर्धम प्रक्षेपम दसम आंशिकम। अर्थात अगर जहाँ पर अरिष्ट निर्माण में आपको ये मात्रा नहीं बताई गई है कि कितनी मात्रा में द्रव लेना है तो आप द्रव 1 द्रोण लेंगे। अगर आपको नहीं बताया गया है मधुर द्रव्य गुड़ कितना लेना है तो आप उसे 1 तुला लेंगे, और अगर आपको प्रक्षेप द्रव्य नहीं बताया गया है तो उसे आप 1/10 भाग लेंगे, और अगर आपको शहद की मात्रा नहीं बताई गई है तो उसे आप गुड़ से आधा लेंगे। ठीक है। मुख्य रूप से मद्य कल्पना हमने देखा 5 प्रकार की है, और उन पांचों में भी जो सबसे मेन है वो है आसव और अरिष्ट। आप संहिताओं में देखेंगे तो आपको चिकित्सा में मुख्य रूप से आसव और अरिष्ट का वर्णन मिलता है। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिनके हमको आसव भी मिलते हैं और अरिष्ट भी मिलते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आसव की डेफिनेशन आप देखेंगे तो यद अपक्व औषध अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसव, अर्थात यद अपक्व औषध, अगर अपक्व औषध के अम्बु रस को लेकर के सिद्ध किया जाए तो आसव बनता है। तो किसी भी औषध का अपक्व रस क्या होता है, उसका स्वरस। तो यदि हम किसी औषध द्रव्य के स्वरस का संधान करते हैं तो जो कल्पना बनती है उसे आसव कहते हैं। और अरिष्ट की परिभाषा पक्व औषध अम्बुभ्याम, अगर किसी भी औषध के पक्व अम्बु, पक्व मीन्स पका हुआ अग्नि संयोग से, तो किसी भी औषध का पका हुआ रस क्वाथ कहलाता है। तो किसी औषध के अगर हम क्वाथ को सिद्ध करके संधान कल्पना बनाते हैं तो उसे हम अरिष्ट कहते हैं। तो आसव और अरिष्ट का ये मेन डिफरेंशिएशन है कि जब हम किसी द्रव के आसव का निर्माण करते हैं तो हम उसके स्वरस का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी ड्रग के अरिष्ट का निर्माण करते हैं तो हम उसके क्वाथ का यूज़ करते हैं। एक ही 2 ऐसे एक्सेप्शन होंगे जहाँ पर ये प्रोसीजर चेंज हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम किसी भी औषध के स्वरस का यूज़ करके हम आसव बनाते हैं और क्वाथ का यूज़ करके हम अरिष्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम संधान कल्पना करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। संधान कल्पना के समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इन्हें कुछ बिंदुओं पे डिवाइड किया गया है। जैसे जब हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड के लिए हमारा हर जो स्टेप होता है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, तो हमें संधान कल्पना में निम्न बिंदु पे ध्यान देना चाहिए। पहला, क्वाथ निर्माण हेतु औषध द्रव्य, क्वाथ निर्माण हेतु जल, क्वाथ निर्माण, संधान पात्र का चयन, पात्र संस्कार, क्वाथ में मधुर द्रव्य का मिश्रण, संधान का स्थान, प्रक्षेप द्रव्य, संधान द्रव्य, आसव अरिष्ट में धातु मिश्रण और संधान काल। क्वाथ निर्माण हेतु औषध द्रव्य हम जो ग्रहण करेंगे वो कैसा होना चाहिए, ताज़ा लिया हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कीट लगा हुआ नहीं होना चाहिए और सवीर्य होना चाहिए, उसकी वीर्यता उपस्थित होनी चाहिए। क्वाथ निर्माण हेतु हम जो जल ग्रहण करेंगे वो साफ और मृदु गुण वाला होना चाहिए। इसके अलावा क्वाथ निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे हमें क्वाथ निर्माण में जितने जल की आवश्यकता होती है उतना जल डाल करके अनुपात के अनुसार क्वाथ का निर्माण
करना चाहिए। संधान पात्र का चयन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे पुराने समय में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय और कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेज है कि इसको लंबे समय तक आप नहीं यूज़ कर सकते, या रीयूज़ के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना है तो आपके पास इतना बड़ा मिट्टी का बर्तन नहीं होता है। इसको बार बार साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होते हैं। इसके ऑप्शन में हमने वुडन ड्रम का यूज़ किया है, लेकिन ये भी जो होता है इसको साफ़ करने में और रीयूज़ करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा सीमेंट टैंक में भी सेम प्रॉब्लम आती है। जो मेन ऑप्शन है या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है सिंथेटिक ड्रम, क्योंकि ये वज़न में हल्के होते हैं, आसानी से साफ़ किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इनको ईजी है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील के बर्तन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। पात्र के चयन के बाद हम पात्र का संस्कार करते हैं, क्योंकि हम एक ही पात्र में अनेक बार संधान बनाते हैं, तो हम उसको पुनः उपयोग करने से पहले या रीयूज़ करने से पहले उसको दोषों को दूर और गुण में वृद्धि करने के लिए पात्र का संस्कार करते हैं। तो इसके लिए हम उसमें धूपन संस्कार करते हैं। कुछ सुगंधित द्रव्य बोलें या फिर जीवाणुनाशक जो द्रव्य होते हैं, गुग्गुल है, सर्जरस है, नीम पत्र है, इनसे हम उसका धूपन करते हैं। और धूपन के बाद उसको कई बार उष्ण जल से प्रक्षालित भी करते हैं। इसके अलावा हम उसमें घृत का लेपन करते हैं, तो इससे पात्र संस्कारित हो जाता है। इसके बाद हम क्वाथ का निर्माण करने के बाद क्वाथ को पात्र में डाल करके उसमें हम मधुर द्रव्य का संयोग करते हैं। मीठा जो होता है गुड़ या शक्कर, उसे हम एक बार में नहीं मिलाते, उसे हम 2 बार में करके मिलाते हैं। पहले हम आधा मधुर द्रव्य मिलाते हैं और जब संधान प्रारंभ हो जाता है तब हम बचा हुआ आधा मधुर द्रव्य मिलाते हैं। तो मधुर द्रव्य मिलाने के बाद हम पुनः एक बार क्वाथ को छान लेते हैं। उसके बाद संधान का स्थान, तो पुराने समय में संधान के पात्र को ज़मीन के नीचे डाल दिया जाता था या धान्य राशि में ढक दिया जाता था, लेकिन अभी के समय में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम उसे एक निर्वात स्थान में रख देते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री होना चाहिए, जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए और फर्मेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रक्षेप द्रव्य। तो हम जो भी प्रक्षेप द्रव्य यूज़ करते हैं उन औषध द्रव्य का पहले हम यवकूट कर लेते हैं। उनमें किसी भी प्रकार से कीट नहीं लगे होने चाहिए। उन्हें हम प्रक्षेप द्रव्य को क्वाथ संधान पात्र में डाल देते हैं। उसके बाद आता है संधान द्रव्य। तो संधान द्रव्य मुख्य रूप से होता है आपका धातकी पुष्प या मधु पुष्प। इन्हें भी प्रक्षेप डालने के पश्चात संधान पात्र में डाल दिया जाता है। कभी कभी ये जो पुष्प होते हैं इनके कारण हमें संधान प्रॉपर नहीं हो पा रहा है या फिर ये पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए हम धातकी के हिम का भी उपयोग कर सकते हैं। आसव अरिष्ट में अगर हमको धातु का मिश्रण करना होता है तो मेन धातु मिश्रण तो नहीं है, भस्म मिलाने का वर्णन हमको मिलता है। लोहासव है, सारस्वत अरिष्ट है, तो इनमें हम वारितर भस्म का यूज़ करते हैं। और जब संधान प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और हम आसव अरिष्ट को छान लेते हैं तब हमें इसमें भस्म का मिश्रण करना चाहिए। लास्ट है संधान काल। संधान काल जो होता है सीज़न पे भी डिपेंड करता है, ऋतु पर भी आधारित है। मुख्य रूप से वसंत और शरद ऋतु में ये जो संधान की प्रक्रिया होती है ये तेज़ी से होती है, जबकि बाकी में जो ऋतुएं होती हैं इनमें ये जो संधान की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। तो बेस्ट ऋतु कौन सी है? वसंत और शरद ऋतु। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रोसीजर कि कैसे हम संधान का निर्माण करते हैं। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले हम क्वाथ का निर्माण करेंगे। क्वाथ निर्माण के पश्चात हम पहले से ही अपने संधान पात्र को संस्कारित कर लेंगे और एक जहाँ पर निर्वात स्थान है वहाँ पर उसको रख देंगे। उसके बाद हम जो क्वाथ बनाए हैं उसमें मधुर द्रव्य डालेंगे। जब वो घुल जाएगा तो उसे हम एक बार छान लेंगे। छानने के पश्चात हम इसे अपने संधान पात्र में डाल देंगे। संधान पात्र में डालने के पश्चात हम उसमें प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे। प्रक्षेप द्रव्य के बाद संधान द्रव्य डालेंगे और उसे हम बंद करके कपड़ मिट्टी करके एक निर्वात स्थान में रख देंगे।
कुछ दिन के पश्चात फिर हम देखेंगे कि उसमें संधान प्रारंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पात्र के बाहर से ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि संधान के पूर्व, संधान प्रारंभ होने के पूर्व या संधान प्रारंभ होने पर हमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, तो संधान के पूर्व, संधान पूर्ण होने के पूर्व आप अगर देखेंगे तो जो प्रक्षेप द्रव्य हमने संधान द्रव में डाले थे वो उसके ऊपर तैरते रहते हैं। इसके अलावा आपको संधान द्रव में झाग, फेन दिखाई देता है। संधान पात्र के बाहर अगर आप सुनेंगे, आप अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस समझें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है। अल्कोहल के साथ साथ जब आपका कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है या शुगर है वो छोटे फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ओरिजिन होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है तो बुलबुलों के रूप में निकलता है, तो आपको पात्र के बाहर में हिसिंग साउंड, हल्की सी बुदबुद की आवाज़ या हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। इसके अलावा संधान द्रव में आपको हल्के से अल्कोहल की गंध आती है। इसके बाद अगर आप उसमें जलती हुई दिया सलाई लेके जाएंगे, आप एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे या दिया सलाई या माचिस की तीली लेकर के जाएंगे तो वो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सेम इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपको लाइम वाटर टेस्ट जो होता है, जहाँ पर हम जो संधान पात्र है उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसको अगर हम चूने के पानी में डालते हैं तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। इसे हम लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। तो संधान के पूर्व, जब संधान प्रारंभ बस हुआ है, उस कंडीशन में आपका लाइम वाटर टेस्ट जो होता है ये पॉजिटिव आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो संधान है कंप्लीट हो गया? तो जस्ट इसके अपोजिट लक्षण, जो प्रक्षेप द्रव्य संधान के पूर्व तैर रहे थे वो पात्र के तल में डूब जाते हैं। संधान पूर्ण होने पर संधान द्रव के ऊपर आपको कोई झाग नहीं दिखेगा, संधान पात्र के बाहर आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, संधान द्रव से तीव्र अल्कोहल की गंध आएगी, और अगर आप जलती हुई दिया सलाई या माचिस की तीली लेकर के जाएंगे तो वो जलती रहेगी, क्योंकि उस कंडीशन में वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और सेम ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण आपका जो लाइम वाटर टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। अब आता है आसव और अरिष्ट में अंतर। अब मेन डिफरेंस है आसव और अरिष्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि कोई भी पेशेंट को आपको आसव प्रिस्क्राइब करना है कि अरिष्ट प्रिस्क्राइब करना है, किस कंडीशन में आसव देना है, किस कंडीशन में अरिष्ट। तो आप अगर देखेंगे तो आसव निर्माण हेतु औषध स्वरस का उपयोग किया जाता है, जबकि अरिष्ट के निर्माण हेतु औषध के क्वाथ का उपयोग किया जाता है। आसव निर्माण के लिए शीत वीर्य द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। जैसे आप जानते हैं उष्ण वीर्य, शीत वीर्य द्रव्यों का हम अग्नि संयोग नहीं कराते, इनका हम क्या बनाते हैं? स्वरस बनाते हैं। तो शीत वीर्य द्रव्यों का हम आसव बनाएंगे, जबकि उष्ण वीर्य जो द्रव्य होते हैं जो अग्नि संयोग की ज़रूरत है तो उन द्रव्यों के लिए हम अरिष्ट का निर्माण करते हैं। आसव जो होते हैं ये द्रव प्रधान होते हैं, जबकि अरिष्ट जो होते हैं ये द्रव्य प्रधान होते हैं। आसव जो होते हैं इनका प्रभाव अरिष्ट से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर अग्नि संयोग नहीं है, जबकि इनमें अरिष्ट में अग्नि संयोग होने के कारण ये आसव से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है। आसव में विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, जबकि अरिष्ट में विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। आसव का प्रयोग मुख्य रूप से पित्तिक विकार में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शीत गुण प्रधान है। अरिष्ट का प्रयोग वात और कफ व्याधि में किया जाता है, क्योंकि ये उष्ण गुण वाला होता है। अरिष्ट की अपेक्षा आसव का प्रयोग कम रोगों में किया जाता है, जबकि अरिष्ट का उपयोग जो होता है आसव की अपेक्षा ज़्यादा रोगों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अरिष्ट जो होता है ये ज़्यादा गुणकारी होता है अग्नि संयोग के कारण। और आसव जो होता है इसका प्रयोग हम बाल रोगों में कर सकते हैं, जबकि अरिष्ट का उपयोग हम युवा और वृद्ध रोगों में करते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जाए आसव बेस्ट है कि अरिष्ट, तब आपका आंसर अरिष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम अग्नि संयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आसव का निर्माण स्वरस से किया जाता है, पर कुछ अपवाद हैं जहाँ पर हम आसव के कंडीशन में स्वरस का उपयोग ना करके क्वाथ बनाते हैं। जैसे कुमार्यासव, द्राक्षासव, खजूरासव, मधुकासव, लोध्रासव और वासासव। इन कंडीशन में हम इन सारे ड्रग का क्वाथ बनाते हैं और फिर उनका संधान करते हैं। जबकि अरिष्ट की कंडीशन में कुछ एक ही एग्जाम्पल है जहाँ पर हमको क्वाथ का निर्माण नहीं करते, ये है तक्रारिष्ट, जहाँ पर हम सीधा तक्र को लेकर के उसका संधान कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वाथ बनाने का कोई प्रोसीजर
नहीं है। इसके आगे की जो सुक्त कल्पना है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।